संवाद सम्मेलन का पहला सेशन जब इतना शानदार जाए, उसमें इतनी फुलझड़ियाँ हों, इतना साहित्य हो, तो अगले सत्र के लिए चुनौती ज़रा बड़ी हो जाती है, ख़ास तौर पर तब जब उसका उन्माद, उसका विषय फाइनेंस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर हो। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एग्रीकल्चर में भी कल्चर होता है। ये बहुत अहम बात है कि वीआईपी, सुपर वीवीआईपी सेशन के बाद जो पहली बातचीत आप सबके सामने हम करने जा रहे हैं, वो बहुत सच्चे सवालों से रूबरू है। इसमें हम समस्याओं की बात करेंगे, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और उनके समाधान की बात करेंगे। देखिए, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पीछे बहुत से लोग खड़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर में आप बैठे हैं, देश का शायद सबसे खूबसूरत शहर है। ये सुबह भी बहुत खूबसूरत है, भीगी हुई सुबह है। और ये तो राज्य पंजाब के बारे में तो कहा ही जाता है। मैं आप सबको विषय से जोड़ने के लिए इतनी लंबी भूमिका बना रहा हूं, लेकिन प्लीज आप सुनिए। ये वो पंजाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि सड़क पर चलते फिरते महताब देखेंगे, चलो दोस्त चलकर पंजाब देखेंगे। ये शहर, ये राज्य एसेंशियली खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज जो इस राज्य की है वो है हमारे खेत खलियान। क्योंकि रोजी और रोटी दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का समाधान खेतों से निकलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं खूबसूरती की, मजबूतियों की, तो हमें यह भी याद आता है कि इसी पंजाब से एक कवि थे जिन्होंने 60 साल पहले कहा था, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कड़वी हकीकत, पंजाब में रंगीनी बहुत है, लेकिन कड़वी हकीकत भी है। और ये हमने सिर्फ आतंकवाद के दिनों में नहीं देखा, ये हमने नशे की दलदल में भी देखा। जैसा कि खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गिरते हुए और उठते हुए बार बार देखा है। तो बात जब हम खेत खलियानों की करते हैं, जहाँ से समाधान निकलते हैं, तब हमें एक दूसरी हकीकत भी सामने आती है। और रमेश जी, श्याम सुंदर जी, मैं ख़ास तौर पर विषय पर आ रहा हूँ आपको जोड़ने के लिए। खेत खलियानों की हकीकत ये है जो फसानों से बहुत दूर है। 1981 में 1981 जो पर कैपिटा जीडीपी थी, वो पंजाब की देश में सबसे ज़्यादा थी। आज 16वें नंबर पर हम खिसक आए हैं। ये एक ऐसा राज्य है जो विरोधाभास प्रस्तुत करता है। पूरे देश में खेती की जोत घट रही है, लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां डिस्ट्रेस फार्मिंग का बोलबाला रहा है। लोग अपने खेत बड़े किसानों को बेचकर निकलते रहे हैं, इसलिए यहां जोत एक तरह से जो वो बढ़ रही है। हम ये भी जानते हैं कि पंजाब अकेला शायद ऐसा राज्य है, और रमेश जी इसकी तस्दीक करेंगे, पुष्टि करेंगे, जहां ट्रैक्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं। पिछला आंकड़ा 5.5 लाख ट्रैक्टर्स का था। बाकी देश के मुकाबले में यहाँ ट्रैक्टर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थे। हालत ये है कि ट्रैक्टर्स को अपने लिए काम ढूंढने के लिए झारखंड तक जाना पड़ता है। तो ऐसे ही विरोधाभासों में एक और है कि कर्ज बहुत है। यहाँ की सरकार की आधी कमाई पुराने कर्जों को निपटाने में निकलती है, ये हम जानते हैं, लेकिन आम किसान के ऊपर भी कर्ज बहुत है। मैं एक कृषि वैज्ञानिक का एक लेख पढ़ रहा था, और मैं जल्दी विषय पर आ रहा हूँ। उस लेख का एक बहुत खूबसूरत बात यह थी कि मैं उस सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ जब देश के किसी अखबार में किसी किसान की खुदकुशी की खबर नहीं होगी। पता नहीं ये सुबह कब आएगी। हकीकत बहुत कड़वी है। कर्जे हैं, खेत में जितनी फुनगियाँ धान और गेहूं की उभरती हैं, उतनी ही समस्याएं भी उभरती हैं। हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश का आधा भाग, वहाँ किसान बाढ़ से जूझ रहे हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश
सूखे से जूझ रहा है। तो इतनी अनिश्चितताएं हैं, और ये क्रिकेट की तरह खूबसूरत अनिश्चितताएं नहीं हैं। सपने मर जाते हैं। मैंने बात की, सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। वो सपने ना मरें, किसानों को वक्त पर फिनेंस मिले और तमाम दूसरी चीज़ें मिलें। इसकी चर्चा के लिए मेरे सामने या मेरे बराबर में एक तरफ भविष्य है और एक तरफ वर्तमान है। एक तरफ 1981 में स्थापित हुई कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1 लाख करोड़ के करीब है। दूसरी तरफ सिर्फ 10 साल पुराना स्टार्टअप है, बहुत ही चमकदार, बहुत ही उदीयमान स्टार्टअप है और बहुत जल्दी यूनिकॉर्न की श्रेणी में, यानी यूनिकॉर्न $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है उसकी तरफ बढ़ती हुई कंपनी है। दोनों के पास समाधान है, अकेले होते जाते किसान के लिए। तो हम विषय को, क्षमा चाहूँगा लंबी भूमिका है, लेकिन रमेश जी आपसे शुरू करेंगे। आप वर्तमान हैं, थोड़ा सा आसान शब्दों में हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपकी जो कंपनी है महिंद्रा फाइनेंस, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं और एक किसान, एक आम किसान की जिंदगी को आप कैसे कैसे छूते हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताऊं कि आपने जो फार्मर्स की बात बताई सुसाइड की, मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो कंपनियां लोन देती है या जो बैंक लोन देती है या फिनेंस कंपनी जो लोन देती है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर को ठीक से समझे और कस्टमर को ठीक से समझाए कि ये लोन जो दे रहे हैं इसका क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि ये कभी नहीं ऐसा होना चाहिए कि लोन मिल रहा है इसलिए हम ट्रैक्टर ले लें। ये होना चाहिए कि हमें ट्रैक्टर की जरूरत है, क्या हमें लोन मिलेगा, ये सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब ठीक हो कि हाँ हमें ट्रैक्टर की जरूरत है, क्या हमें लोन मिलेगा, तो ये हमें नहीं देखने मिलेगा कि ऐसी सुसाइड्स हो या ये तरीके के प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो भी फाइनेंस कंपनी है वो सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, अपनी स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। ये पार्टनरशिप की गेम है। आज हम लोन दे रहे हैं आपको, तो आज हमें इसका फायदा हो रहा है, और कल अगर डिफिकल्ट टाइम हो, उस डिफिकल्ट टाइम में हमने आपका साथ देने की जरूरत है, ताकि हम आपको उस डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकालें। चाहे हम 3 साल के लिए लोन देते हो, अगर इसके बीचों बीच 1 साल अगर बिगड़ जाती है, कुछ क्रॉप फेल हो जाती है या मॉनसून ठीक नहीं रहता, जैसा आपने आप यूपी की बात की, तो यही सब परिस्थिति, अभी हमने 2 साल पहले हम सब कोविड से गुजरे, ये परिस्थिति में ये फाइनेंस कंपनी और बैंक को ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम कैसे अपने कस्टमर के साथ मिलके पार्टनरशिप करके इसका एक सोल्यूशन निकालें। और कोई भी फाइनेंस कंपनी एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं होनी चाहिए, एक सोल्यूशन कंपनी होनी चाहिए, और यही काम महिंद्रा फाइनेंस आज करती है। आपने जैसा पूछा कि हम फार्मर्स के साथ या कस्टमर के साथ किस तरीके से जुड़े हैं, हम समझते हैं कि हम अगर ट्रैक्टर में फाइनेंस करते हैं तो उससे वो कमा करके वो अपना घर ठीक कर लेता है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों की शादी कराते हैं। तो हम ये नहीं देखते हैं कि ट्रैक्टर से वो कमा करके हमें इंस्टॉलमेंट सिर्फ वापस दे रहा है, लेकिन उस कमाई से उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी जो फ्यूचर है, ये कैसे बनती है। और इस वजह से जो है कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहता है फॉर देयर लाइफ टाइम। तो हम एक टाइम के लिए फाइनेंस करते हैं और उनको लाइफ टाइम के लिए अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी रही है। ये एक पहलू है। और फाइनेंस की बात आपने, लोन रिकवरी चुकाने की बात, टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक आम किसान का जो चेहरा है उसको आप कितनी तरह की सेवाएं देते हैं, कैसे कैसे उसको सहारा देते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपना। सो अगर आप देखें तो सिर्फ किसान ही हमारी कस्टमर नहीं है, हमारे लगभग 80% जो हमारे कस्टमर है ये फर्स्ट टाइम बोरोअर ऑफ लोन होते हैं, इसके पहले ये लोन नहीं लिए होते। तो हमारे कस्टमर जो प्रोफाइल है 80% लोग फर्स्ट टाइम बोरोअर है, और अधिकतर लोग फर्स्ट टाइम बायर ऑफ अ व्हीकल हो या ट्रैक्टर हो या अपनी छोटी बिजनेस के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल की लोन लेते हैं। तो अगर आप जिस तरीके के हम लोन देते हैं, ये तो गाड़ियां लेने के लिए देते हैं, ट्रैक्टर लेने के लिए देते हैं, अपने घर को ठीक ठाक करने के लिए देते हैं, घर बनाने के लिए नहीं, इवन घर को ठीक ठाक करने के लिए 1 लाख 2 लाख की जो लोन है, इस तरीके के लोन हम देते हैं। हम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए इनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनकी गाड़ी की इंश्योरेंस प्रीमियम करनी है या अपनी लाइफ के प्रीमियम भरनी है, तो इनको अगर छोटी सी लोन की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए देते हैं।
और काफ़ी ट्रेडर्स को हम वर्किंग कैपिटल की लोन देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अनसिक्योर लोन है, आप किस तरीके से इनको देते हो। और मेरा यह हमेशा मानना रहा है, लोन तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन देखना चाहिए हम जिसको दे रहे हैं उनकी क्या परिस्थिति है, उनकी क्या नीयत है। क्योंकि हमारी आज तक की समझ ये है, जो डिफॉल्टर होते हैं ये इंटेंशनल बहुत कम होते हैं, सरकमस्टेंशियल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप सरकमस्टेंशियल डिफॉल्टर को ठीक से समझ पाए तो आप हमेशा ये काम कर सकते हो। तो हमारे Basically, पास जी। काफी तरीके के प्रोडक्ट्स है और हमारे पास कोई ऐसे फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं कि आप यही लो। हम जब कस्टमर को मिलते हैं और वो हमें ये बोलते हैं कि हमें इस चीज के लिए लोन चाहिए, क्या आप बना के दोगे, तो हम उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। यहाँ थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना ठीक होगा। महिंद्रा फाइनेंस की जो स्थापना थी वो एक कैप्टिव फाइनेंस कंपनी की तरह हुई थी। महिंद्रा के जो व्हीकल्स हैं उनके लिए इंटरनल फाइनेंसिंग की, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ता चला गया और आज देश में करीब 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 2/3 में आप इनकी सेवाएं हैं। और मैं समझता हूँ कस्टमर्स की संख्या अभी लेटेस्ट फिगर क्या होगी रमेश साहब? सो हम 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं। वी हैव अबाउट क्लोज टू 1500 ब्रांचेस। सारा ही स्टेट में हम प्रेजेंट है और हम अब तक 7 मिलियन कस्टमर को फाइनेंस कर चुके हैं। 7 मिलियन 70 लाख 70 कस्टमर। लाख उपभोक्ता कस्टमर्स हैं। बहुत बड़ा ये आकार है। ये वर्तमान है, ये एग्री टेक का, एग्री फाइनेंस का वर्तमान है, लेकिन हमारे बराबर में भविष्य भी है, स्टार्टअप हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उसमें बिल गेट्स फाउंडेशन, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। तो वर्तमान से भविष्य कैसे अलग होए? मतलब ठीक है, डिजिटल का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, डिजिटल तो महिंद्रा फाइनेंस भी है, लेकिन और क्या क्या आप कर रहे हैं ऑडियंस को, जिन्होंने, कुछ लोग होंगे, हालांकि बहुत मकबूल बहुत प्रसिद्ध कंपनी है देहात नाम की, और पटना बिहार से ओरिजिनेट हुई, अब लगभग पूरे देश की तरफ यात्रा इनकी है। पंजाब में भी अबोहर लुधियाना में आपके स्टेक्स हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि आप मूल रूप से क्या करते हैं, किसानों को किस तरह की सेवाएं देते हैं? धन्यवाद। नमस्कार सब लोगों को। तो देहात के बारे में मैं वर्तमान और भविष्य पे तो नहीं जाऊंगा, बट देहात के बारे में सिंपल है। देहात वर्ड से ही समझ में आता है कि ये हम लोग रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग देहात की बात कर रहे हैं, गांव देहात की बात कर रहे हैं। तो देहात का हमारा एक ही मकसद हमेशा रहा है कि कैसे हम किसानों के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दे पाएँ जहाँ पर कि वो उनके हर एक तरह की कृषि रिलेटेड जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो और ये सिंपल आइडिया है देहात का कि फार्मर्स के लिए ये 1 स्टॉप 360 डिग्री प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि एज देहात फार्मर की जो सबसे बेसिक नीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको कृषि के लिए जितने भी सारे इनपुट्स चाहिए उनकी ज़रूरतें होती हैं, खाद बीज की सही खाद बीज कीटनाशक, कोई उनको सॉइल केयर की ज़रूरत होती है, सॉइल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, उनके पास कैटल होते हैं तो उनको कैटल मेंटेनेंस, कैटल फीड की ज़रूरत होती है, टूल्स एंड मशीनरीज की ज़रूरत होती है। देहात कोशिश करती है कि ये सारी उनको मिल सके और इसके लिए देहात जितने भी इस कंट्री के नामी अच्छे सप्लायर्स हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। फिर किसानों की दूसरी क्या ज़रूरत होती है कि अच्छा जी अब तो खेत लग गया, अब मुझे सही तकनीक चाहिए, सही सलाह चाहिए, सही टाइम पर चाहिए और एक्शनेबल चाहिए, तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों की क्या ज़रूरत होती है कि उन प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में, सही मार्केट में सेल कर सकें। तो जहाँ भी किसानों की वो ज़रूरतें होती हैं तो हम लोग उनको मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड करते हैं, बोथ डोमेस्टिक मार्केट में एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। अगर हम कहें कि आप किसानों के लिए अमेज़ॉन वाला काम कर रहे हैं, एग्रीगेटर का, तो क्या ये ठीक होगा? क्या ये मोटे तौर पर ठीक होगा? आप कह सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि अमेज़ॉन के केस में हम सब लोग एक डिजिटल जर्नी पे रहते हैं और इंडिया में एग्रीकल्चर में
आपको हमेशा ही उनके साथ एक चेहरा बन के जाना पड़ता है, उनके साथ बातें करनी पड़ती है, उनके साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशन बनाना पड़ता है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि हम लोग कृषि के लिए अमेजॉन विथ अ ह्यूमन टच हैं। ओके श्याम सुंदर जी, जो जिस लाइन में आप हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि किसानों के पास स्मार्टफोन हो और गांवों में इंटरनेट हो। तो पिछले 2-3 साल में इस मोर्चे पर किस तरह की तरक्की आपने देखी है? क्योंकि किसानों पर अगर स्मार्टफोन ही नहीं होगा या डेटा कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो फिर तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपका अनुभव क्या रहा है? तो वैसा नहीं है। पहली बात, जब हमने 2012 से शुरुआत की थी और हम लोग सब लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते थे, तो ऑब्वियस रहता था कि चलो ऐप लॉन्च कर देते हैं और किसानों को बोलते हैं कि आप ऐप पे करो। लेकिन हमने जब किसानों के साथ 2-3 साल गांव में रह करके काम करना शुरू किया तो रियलाइज़ हुआ कि अलग अलग तरह के किसानों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, वो अलग अलग स्टेज पे होते हैं और सब लोग ऐप के थ्रू काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो मॉडल है वो ये इंश्योर करता है कि जो एडवांस्ड फार्मर्स हैं, जो ऐप यूज़ करते हैं, वो ऐप पर जाएं। नहीं तो सब लोगों के लिए एक 24/7 कॉल सेंटर है, उनके फ़ोन पे, बेसिक फ़ोन पे IVRS और कॉल सेंटर आता है। बट अगर ये सब भी नहीं है, बट इसके बियॉन्ड जो रैपर है कि हमारा हर एक 5-6 गांव के बीच में एक हमारा सेंटर होता है, फ्रेंचाइजी सेंटर होता है। किसान भाई वहाँ जा सकते हैं और सेम जो उनको रिक्वायरमेंट हैं, सेम जो उनके कंसर्न्स हैं, वहाँ से भी सॉल्व होते हैं। तो उनको सेम एक्सपीरियंस उन सेंटर्स से भी मिलता है। तो इसीलिए हमने कोशिश हमेशा की कि ये एग्नोस्टिक वे रहे। पिछले 2-3 साल में, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, हमने इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। हमने ये देखा है कि इंडिया में ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। और जब आप वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे थे, आई थिंक हम सब लोग आज उस कस्प पे खड़े हैं जहाँ पर कि रूरल एरियाज़ में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है जी। और एग्री उस डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि एग्री इंडिया में वास्ट है और कॉम्प्लेक्स है। और डिजिटल रिवॉल्यूशन के आने से एग्री में जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी चेंज होने वाले हैं। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रही है। देखिए, अब तक की बातचीत का मकसद सिर्फ ये पॉइंट अंडरलाइन करना था कि शहरों की ज़िंदगी जिस तरह टेक्नोलॉजी ने और कनेक्टिविटी, सस्ते डेटा ने और मोबाइल ने बदल कर रख दी है, ठीक वैसा ही कुछ हमारे गांवों में हो रहा है। हम और आप शहरों में रहते हैं, लेकिन मेरे आजू बाजू लोग जो बैठे हैं, जो हस्तियां हैं, उनका तो कर्म क्षेत्र इंटीरियर के गांव हैं और वो हमें बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस की बात तो बाद में होगी, लेकिन वो जो ई एक्सेस है और जो ई एम्पावरमेंट है वो ऑलरेडी होने लगा है और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। तो किसान और खेती का जो एक प्रतिनिधि चेहरा हमारे जहन में उभरता है कि मजबूर किसान सूखा पड़ा हुआ है, ज़मीन पर बैठा है, उसको, उस तस्वीर को बदलने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। हमें फिनेंस चाहिए, पूंजी का सहारा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए और खुशकिस्मती से अब ये सब हो रहा है। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जो पूरे देश की ट्रांसफॉर्मेशन की, कायाकल्प की जो ये जर्नी है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग, उसके रोचक पहलू भी हैं। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था रमेश साहब कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत सामान्य स्तर के लोग हैं और जिनकी कमाई रुपयों में नहीं है, रोजगारी में है। तो कुछ इस तरह के अगर कुछ आप हमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताएं तो मुझे लगता है ऑडियंस को और जुड़ाव उनका बढ़ेगा हमारी इस बातचीत से। देखिए, हम काफ़ी 3 व्हीलर्स फाइनेंस करते हैं कस्टमर्स को। अब देखिए, 3 व्हीलर्स में हम आप बैठते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाते हैं, तो कभी किसी ने 5 रुपीज़ कॉइन दे दिया, 10 रुपये कॉइन दे दिया, 2 रुपये कॉइन दे दिया। अभी वो कॉइन को लेकर के वो क्या करेगा? उसी को लेकर के हमारे पास आकर के इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हैं। तो आज हमारी अगर 3 व्हीलर की इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3,000-4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट रहती है, 2,500 रुपये की इंस्टॉलमेंट रहती है। 50% जो इंस्टॉलमेंट है कभी कभी वो कॉइन में देता है। इसी को मैं पार्टनरशिप कह रहा था कि कभी कभी जो हमें एक प्रॉब्लम सा दिखता है, अगर उसको आप अपना लो
और उसके अराउंड में एक सोल्यूशन अगर आप बना लो तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और आज हम देश में सबसे ज़्यादा 3 व्हीलर फाइनेंसिंग करते हैं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस 3 व्हीलर के जो पोर्टफोलियो का हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबसे हेल्दी भी है। और इसका कारण यही है कि हमने उस कस्टमर का एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, और हमने उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक अपॉर्चुनिटी उसमें हमने ढूंढ लिया, और उसकी साइज जो आज इतनी बड़ी हो गई है, और कस्टमर रोज की अपनी कमाई करता है, वो उसकी अपनी लाइवलीहुड चेंज हो रही है, और हमारे लिए वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सा बन गया है। बहुत रोचक बात है ये। किस जो औसत आकार है लोन का, गांवों में कितने बड़े कर्जे लोग आमतौर पर लेते हैं? एवरेज क्या है आपकी? देखिए, गाड़ियों का लोन जो होता है, और गाड़ियों की कीमत आज इतनी हो गई है, तो एवरेज लोन जो है 5 लाख से 7 लाख रुपए तक का लोन हो गया है। तो आप सोचिए, एक कंपनी जो इतनी साल पहले शुरू की थी, हम 1 लाख 2 लाख रुपया लोन देने के लिए बहुत सोचते थे। लेकिन अगर आप एक मार्केट में लगातार काम करो और उस मार्केट की सारी बात को समझने की कोशिश करो, और आप समझ जाओ कहीं ना कहीं, तो आपको भी ये समझ में आने लग जाता है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी और रिस्क कम है। तो जैसे जैसे गाड़ियों की कीमत बढ़ती गई, हमारा लोन भी बढ़ता गया, और आज हमारी एवरेज लोन जो है 3 साल से चल के 4 साल की लोन हो चुकी है, और 2-3 लाख रुपए के लोन हुआ करता था, आज 5 लाख रुपए की एवरेज हो गई। 5 लाख तक उसकी एवरेज आ गई है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने चुनौतियों की बात की, दर्द की बात की, और रमेश साहब ने भी कहा कि पार्टनरशिप, दर्द में साझा होना। एक अलग संदर्भ में मुख्यमंत्री जी भी ये बात बोल के गए हैं कि मैं तो दर्द साझा करता हूं लोगों से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा दर्द का दौर था वो कोरोना का था, कोविड में था, और उस वक्त बैंकों का क्या हाल हुआ, और जो ईएमआई देने वाले लोग हैं, हम जैसे आप जैसे, उनका क्या हाल हुआ वो हम सब जानते हैं। तो वो जो सबसे बड़ा संकट का दौर था, जब लोन्स चुकाने मुश्किल हो गए थे, तब आपने कैसी पार्टनरशिप शो की, और उसमें अपनी कंपनी को कैसे आपने रीअलाइन किया, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो गया था एक तरह से। देखिए, आज हमारी कंपनी में मंथली इंस्टॉलमेंट जो हम कलेक्ट करते हैं, लगभग 4,000 करोड़ की मंथली इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट होते हैं। और आप जरा सा इमेजिन करिए, एक कंपनी की जिसकी कलेक्शन 80-85% कैश में होती थी, तो सोचिए उस कंपनी का क्या हाल होगा कि हम कस्टमर के पास जा नहीं पा रहे और कस्टमर हमारे पास आ नहीं सकते थे। और 21 जो फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट्स थी, हमारी 30 इयर्स की हिस्ट्री में दैट वाज द हाईएस्ट लॉस। 1500 करोड़ रुपए का हमारा लॉस था फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस था, हमारे जो भरोसा था, ये था कि कस्टमर भी है, गाड़ियां भी है, टाइम चेंज होने में ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके के जब हम बिजनेस करते हैं, मैं समझता हूं हमारे उस बिजनेस मॉडल में हमें फेथ होनी चाहिए। बिगर फेथ के आप वो काम नहीं कर सकते, ऐसे ऊपर नीचे जाएगी, मॉडल्स विल गो अप एंड डाउन, तो हमें उसमें फेथ होने की जरूरत है। दूसरी ये कि वो कस्टमर के साथ इतनी कड़क रिलेशनशिप होनी चाहिए कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो हिम्मत से हमें पहले बताएं, ताकि हम उसकी सॉल्यूशन ढूंढें। आज क्या होता है कि कस्टमर डर से अपना प्रॉब्लम्स को नहीं बताते हैं, और कस्टमर एक प्रॉब्लम को इमेजिन करके उसकी सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है, और वो जाकर के लीगल में एंड हो जाता है। तो कस्टमर अगर अपने प्रॉब्लम खुल के बताएं तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तीसरी बात है कि हमारी ये कस्टमर बेस्ड जो है वो एम्प्लॉय से सर्विस होती है। सो जब ये कोविड का टाइम आया, सबसे पहले हमारा ये रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने एम्प्लॉयज को समझाएं कि आप इस प्रॉब्लम से डर के कंपनी बंद हो जाएगी ये समझ के आप इससे नहीं भागिए। सो ये मेरी जिम्मेदारी थी एज अ CEO ऑफ द कंपनी कि मैं अपने एम्प्लॉय के साथ टच में रहूं और उनको ये बताऊं कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, और इस बात को खुल के बताने की जरूरत है। अगर हम सैलरी नहीं दे सकते कुछ महीने, तो हम उनको बताने की जरूरत है कि हम 2 महीना आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो आपने भी मॉरिटोरियम्स वगैरह अनाउंस किए? सो हमने कस्टमर के लिए मॉरिटोरियम्स अनाउंस किए, बोले कि अभी आप ये 3-6 महीना पेमेंट नहीं करो। हमने काफी कस्टमर्स के अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर किए कि भाई हम आपको आगे टाइम बढ़ा के देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने एम्प्लॉयज थे, किसी ने हमें नहीं छोड़ा, लेकिन कंपनी ने भी उतनी जिम्मेदारी ली, हम उनकी सैलरी हमने बिल्कुल नहीं रोका।
ये बहुत बड़ी बात है, मुझे और लगता हमने है एक भी एम्प्लॉय कम नहीं किए उस पीरियड में। इस बात पर तो ताली बजानी चाहिए आपको। सारे एम्प्लॉयज हमारे साथ कंटिन्यूड रहे, हम उनको सैलरीज दिए, कस्टमर को हमने टाइम दिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरू किया था कि उस क्वार्टर में हाईएस्ट लॉस थी हमारी, जी। लेकिन जब हमने ईयर क्लोज किया, हम 1000 करोड़ प्रॉफिट के साथ क्लोज किए उस ईयर को। क्या बात है। दैट इज ऑन ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर एंड ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कविता कहानियों में तो समस्या का बखान होता है, लेकिन समाधान ऐसे ही प्रयासों से होता है। जो रोजगार के गम हैं वो सबसे बड़े हैं और उनके समाधान सबसे अहम हैं। ठीक ऐसे ही कुछ नई जनरेशन के जो समाधान हैं वो देहात के पास हैं। सॉइल टेस्टिंग, मैं इनसे बात कर रहा था, मुझे पता लगा कि सॉइल टेस्टिंग इतना बड़ा विंग है आपका, वेदर फोरकास्टिंग, और इसके अलावा तरह तरह के जो परामर्श वर्टिकल फार्मिंग पर, कैसा बीज लेना है, कहाँ से लेना है, और जब फसल हो जाए, और इस बीच इंश्योरेंस भी कराना है, और जब फसल हो जाती है तो उसको ठीक से मार्केट कैसे करना है, इसमें भी कंपनी आगे आती है। तो एक तरह का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो एक हकीकत बन रहा है। और अब आप अगर गांव देहात कस्बों में जाएं तो एक किस्म की एक मॉडर्न फार्मिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो मैं जो आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत बड़ा देश है, बहुत मुख्तलिफ भाषाएं हैं, जिले कोस कहते हैं ना, वो हर 40 कोस के बाद भाषा बदल जाती है। तो इतने हेट्रोजीनियस सोसाइटी में इस तरह का काम करते हुए कोई दिक्कत तो नहीं आती आपको? और कन्विंस करना नई टेक्नोलॉजी के बारे में, बातचीत, सलाह के नए रास्तों के बारे में उन्हें कायल बनाना, ये सब कितना मुश्किल आपके लिए रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड सिर्फ भाषा ही नहीं बदलती, अगर आप सही में देखेंगे तो हर एक 2.5 कोस में खेती करने का तरीका बदल जाता है। काफ़ी सरप्राइजिंग रहता है हमारे लिए भी कि आप ये देखते हैं कि एक तहसील में कोई और प्रैक्टिस फॉलो होती है सेम क्रॉप का, और दूसरी तहसील जो उसके बगल में है कोई और प्रैक्टिस फॉलो होती है। और ये हमने हमेशा ही रियलाइज़ किया है। कई बार हम लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि कृषि में ये संभावनाएं, ये चुनौतियां इंडिया के फार्मर्स के साथ हैं क्या? और हमारा जवाब हर जगह यही रहता है कि इंडिया में कृषि एक स्टोरी नहीं है, मल्टीपल नैरेटिव्स हैं, मल्टीपल स्टोरीज हैं। और हम उसको समझ पाए हैं अपने मॉडल के कारण से, जहाँ पर कि हमारा जो चैनल पार्टनर है, जिसको हम देहात सेंटर बोलते हैं, वो एक 4-5 गांव के बीच में काम करता है, लगभग 600 से 1000 किसानों के बीच में काम करता है। उस सेंटर के माध्यम से वो हमारा एक नब्ज है एक तरह से। चूँकि हमारी टीम रहती है हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, तो हम कस्टमाइज कर पाते हैं कि और डेटा तो है ही आपके पास, कि आपके पास फार्म लेवल डेटा है, फार्मर्स लेवल डेटा है, स्टैटिक डेटा है, डायनेमिक डेटा है, पब्लिक सोर्सेज के डेटा हैं, हमारे अपने ट्रांजैक्शन के डेटा हैं। इन सब डेटा के साथ जो डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे डेवलप हो रही है, इन दोनों को कंबाइन करके हम ये समझ पाते हैं कि किस जगह पे हमें क्या कस्टमाइज कराना है। जो सबसे बड़ी ज़रूरत जो मुझे समझ में आती है इंडिया में किसानों की, चूँकि यहाँ पे खेती का जोत छोटा है, साइज छोटे छोटे हैं रिलेटिवली बाकी सारे कंट्रीज से, तो बाकी सारे कंट्रीज़ के जो सॉल्यूशंस हैं वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे बाकी सारे कंट्रीज़ में जिस तरह के बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं वो इंडिया में उतने एप्लीकेबल नहीं होते, हमने देखा है। यहाँ के सॉल्यूशंस यहाँ के हिसाब से कस्टमाइज करने होते हैं, और हमारी जो ग्राउंड प्रेजेंस है और हमारा जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, ये हमें उस कस्टमाइजेशन में हेल्प करता है कि हम हर एक किसान को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कैसे सही सलाह दे सकें, सही इनपुट दे सकें और सही मार्केट दे सकें। बहुत बड़ी बात है, नई फील्ड है, नई विधियां हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपके जैसी कंपनियां बहुत आ गई हैं। देखिए, अभी तक हमने एजुटेक कंपनियों के बारे में सुना था, और हम ये भी जानते हैं कि पिछले 3-4 साल में 4-5 हज़ार नई एजुकेशन कोचिंग कंपनियां आई हैं। ठीक इसी तरह जो एग्री टेक स्पेस है, जिसमें देहात भी है और भी कई कंपनियां हैं, उनकी भी संख्या तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन जो सरवाइव कर रहे हैं वो वही हैं जिन्होंने किसानों के साथ उनके दरवाजे तक जाकर ठीक से बात करना सीख लिया है। देहात कंपनी के बारे में आप इंटरनेट पर
जिन लोगों को नहीं पता है ज़रा और पढ़िए और देखिए कि किस तरह आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसकी चीफ मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे वो वास्तव में धरातल पर उसको उतारा जाता है। और जैसा कि रमेश जी ने एक थोड़ा सा परिचय दिया और सारा बताया कि कितनी तरह की गतिविधियां उनकी कंपनी कर रही है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ का जो टर्नओवर है, 40-70 लाख उनके कस्टमर्स हैं देश भर में, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत विराट है। वो एक सेशन में उसके सारे पहलुओं को छूना संभव नहीं है। ठीक इसी तरह जो स्टार्टअप्स हैं, इस क्षेत्र की जो नई कंपनियां हैं वो कमाल का काम कर रही हैं। और दरअसल यही सब चीज़ें, ये जो आयोजन, ये जो एपरेटस है, यही किसान को उसकी मजबूरी की पुरानी तस्वीरों से बाहर निकालेगा। ये नया चेहरा है भारत का, हमारे किसान का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, जो नई टेक्नोलॉजी के बल पर आगे बढ़ना चाहता है। आखिरी सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है, वो दोनों मेहमानों से, एक अपेक्षाकृत नौजवान हैं, एक वर्तमान हैं, मैच्योर हैं, निजी जीवन के लिए, परिवार के लिए कितना समय आप देते हैं और क्या करते हैं वीकेंड में? क्योंकि ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मनोरंजन और फिल्मों और किताबों की बातें सिर्फ राजनेता करके जा सकते हैं। इतनी रूखी सूखी जिंदगी भी नहीं होती फाइनेंस के लोगों की। तो आप क्या करते हैं बताइए। मैं समझता हूं कि जब आप अपनी कैरियर बनाते हो तो आपके पास टाइम नहीं रहता है। जब आप एक सीईओ बन जाते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम रहता है, क्योंकि आपका एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों से काम कराएं। ठीक, आप उन प्लानिंग करनी चाहिए, आप उनको डायरेक्शन देना चाहिए, अगर उनको कोई दिक्कत हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम सबको एक ही चीज इतनी क्लियरली डेटा वाइज पता है कि दिन में 24 घंटा है, उसमें से हमें डिसाइड करना है कितने आवर्स हमने अपने लिए निकालना। अगर ये भी हम नहीं कर पाए तो हम क्या सीईओ लायक के हैं? तो हम तो बिल्कुल अपने पास टाइम ही टाइम है, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं आ पाता। बहुत बड़ी बात, तो वर्क बैलेंस। मैं तो समझता हूँ कि हमारे पास टाइम ही टाइम है और मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। मैं मूवीज देखता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ। आई लाइक टू सिंग, आई डू लॉट ऑफ सिंगिंग। मैं अपनी पैशन को कभी पीछे नहीं छोड़ता हूँ और उस पैशन के वजह से जब सैटरडे संडे खत्म हो जाती है तो मंडे मेरे पास इतना एनर्जी रहता है कि मैं फिर 5 दिन और अच्छा काम। चलिए, आपने सो आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आपने इशारा कर दिया है अपने एक पैशन के बारे में। तो हम इस सेशन की जो एंड है, अंत है, वो आपके एक गाने के साथ करेंगे। मैं गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर जी, कैसे वक्त और कैसे वीकेंड मनता है आपका? तो जब हमने 2011-12 में शुरुआत की थी तो हम लोग 4-5 इंडिविजुअल सेम एज ग्रुप के थे और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे सेम माइंडसेट के लोग हमारे साथ जुड़ते गए। काफ़ी बेसिक हमने गांव से शुरू किया, गांव से शहर गए, शहर से पटना गए, पटना से गुड़गांव। आईआईटी खड़गपुर में आप पढ़े हैं जी। आपके जो को फाउंडर्स हैं आपकी तरह वो भी आईआईटी से हैं जी। तो आईआईटी आईआईएम करने के बाद फिर से वहाँ से जर्नी शुरू करने के बाद लगा कि यही फैमिली बन गई। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े वही हमारे साथ, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी देहात फैमिली के नाम से है। तो हमारी यही फैमिली हो गई एक तरह से। अभी के टाइम में तो चूंकि हम लोग बिल्ड ही कर रहे हैं, तो हम जब किसानों के बीच जाते हैं तो हमारी छुट्टियां वही होती हैं कि किसानों के बीच, वो हमारे जॉब का पार्ट नहीं होता है। तो आई थिंक वही है, जैसे सर ने बोला कि पैशन है, पैशन को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी लंबी जर्नी दिख रही है इंडिया में, एग्री काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी बड़ा है। तो वही हमारा समय भी जाता है। तो हॉलीवुड की फिल्में या बॉलीवुड की फिल्में, संगीत, पंजाबी, पॉप, क्या शास्त्रीय संगीत, वो सब चलता है। स्पोर्ट्स देखता हूँ, स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ। खेल अपना एक संगीत विधा है। तो रमेश जी वादा पूरा करते हैं और आज ये साबित कर देते हैं कि मनोरंजन, संगीत, गीत पर वो सिर्फ फिल्म स्टार्स का या राजनेताओं का हक नहीं है। फाइनेंस और इंडस्ट्री के लोग भी उम्दा शायरी कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, अच्छे गाने सुन सकते हैं। सर जोरदार तालियां, आप हौसला बढ़ाना नहीं देखिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सामने कुछ गुनगुनाने जा रहे हैं, तो पहले और आखिर में ऐसी ही तालियां बजनी चाहिए। मैंने ये नहीं बताया कि मैं अच्छे गाता हूं, मैं अपने पैशन फॉलो करता हूं। जी, फिर भी जैसे आपको पता है कि राग यमन जो है वो हिंदी फिल्म में काफी यूज किया गया हाँ है। जी बिल्कुल।
तो मैं कुछ ऐसे 4-5 गानों की एक एक लाइन राग यमन में जोड़ के स्वागत बताता हूं, है, ताकि- एक बार फिर तालियां जी। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, क्या बात है, क्या जब शाम ढले आना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो। आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ही कायल हो गया हूं कि ये सत्र सफल रहा, क्योंकि जिस सत्र की जो उसका अंत है वो संगीत की लहरी के साथ हो और इतना मधुर गायन हो। मैं एक ही बात कह सकता हूँ रमेश साहब, अगर आप गायन की फील्ड में होते तो भी इतने ही कामयाब होते। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी, आपने समय दिया। जटिल विषय है लेकिन उसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अमर उजाला परिवार की तरफ से। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।